Good morning, dear student. Today we are going to start chapter number 2, sexual reproduction in flowering plant. So student, we know that plants में 5 मेन मेजर ग्रुप हैं. सबसे पहला ग्रुप है एल्गी, या डिवीज़न जो है एल्गी है. उसके बाद ब्रायोफाइट, देन टेरिडोफाइट, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म. So you know that the last group, the most developed और सबसे एडवांस जो ग्रुप है that is एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म को ही हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स. तो हमें ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में हम जितनी भी डिटेल में स्टडी करेंगे वो हम एंजियोस्पर्म के बारे में करेंगे. देखिए, फ्लावर की अगर हम बात करें, ये बहुत नॉर्मल टर्म है. शुरू से हम प्राइमरी क्लास से हम इसको सुनते आते हैं, फ्लावर ये होता है, फ्लावर वो होता है. बट द फ्लावर इज़ एक्चुअली अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट. सो हमें ध्यान रखना है कि फ्लावर जो होता है उसकी वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं. फ्लावर की एस्थेटिक वैल्यू होती है, फ्लावर को हम ऑर्नामेंटली यूज़ करते हैं, सोशल इनकी वैल्यू है, रिलीजियस है, कल्चरल वैल्यू है, बहुत सारी वैल्यू है. बट अब हम जब यहाँ हम स्टडी करेंगे, दैट स्टडी विल बी रिलेटेड टू द बायोलॉजी. इट मीन्स हम यहाँ जो स्टडी करेंगे हम उसकी इस चैप्टर में एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी करेंगे मेनली. देखिए, फ्लावर जो है प्लांट में, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, प्लांट की जो 3 इम्पॉर्टेंट फेजेस हैं. पहली फ़ेज़ कौन सी होती है? फर्स्ट फेज़ होती है जुवेनाइल फेज़, उसके बाद में रिप्रोडक्टिव फेज़, एंड एट द लास्ट होती है सीनेसेंट फेज़. तो और हमने ये भी देखा था कि जो सारे प्लांट हैं उनमें एक ही टाइम में, जैसे लास्ट चैप्टर में बताया था कि इनके अंदर फ्लावरिंग जो होती है वो पूरी लाइफ होना, या एक साथ होना, या बहुत कंटिन्यूस फॉर्म में होना, या एक स्पेसिफिक पैटर्न में होना, ये सारी चीज़ें हमें कॉमनली देखने को मिलती है. तो हमें ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी है. क्लास 11th में हमने ये भी पढ़ा है कि फ्लावर जो होते हैं वो आफ्टर द जुवेनाइल फेज़, रिप्रोडक्टिव फेज़ में लाइट के इन्फ्लुएंस से डेवलप होते हैं ना. वहाँ एक टर्म हम पढ़ते हैं फोटोपीरियोडिज्म. फोटोपीरियोडिज्म का मीनिंग होता है अमाउंट ऑफ लाइट इज़ रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर. सो दिन और रात ये दोनों ज़रूरी होते हैं, है ना. लाइट भी और डार्कनेस भी दोनों ज़रूरी होते हैं फ्लावर के डेवलपमेंट के लिए. फ्लावर जो है, फ्लावर के डेवलपमेंट के लिए जो भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें हम फ्लोरिजेंस बोलते हैं. जनरली हमें ये ध्यान रखना है कि जो फ्लावर है वो हार्मोन्स और फ्लोरिजेंस के, मतलब हार्मोन्स और फ्लोरिजेंस के इन्फ्लुएंस से डेवलप होते हैं. तो आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में कि जो हार्मोन्स हैं दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्टिफिशियल मीन्स को ये बोल सकते हैं, फ्लावर इंड्यूस करवाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स से. तो हमें ध्यान रखना है कि हार्मोन्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर. ओके. और जो फ्लावर डेवलप होता है प्लांट पर, वो प्लांट की स्पेसिफिक कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं है, दैट इज़ मॉडिफिकेशन. ओके. तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि फ्लावर के अंदर जो शूट, स्पेसिफिकली शूट का मॉडिफिकेशन है ना, वो फ्लावर है. फ्लावर जब पूरा प्लांट जुवेनाइल फेज़ को अचीव कर लेता है तो उसके बाद में जो उसका शूट है वो मॉडिफाइड होकर क्या बनाता है? फ्लावर बनाता है. सो यहाँ देखिए, जैसे स्लाइड में आपको बता रखा है, हार्मोन एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लावर फॉर्मेशन के लिए. उसके बाद में देखिए आप, फ्लोरल प्रीमोडिया डेवलप होता है ना प्लांट के ऊपर, और वो प्रीमोडिया जो है धीरे धीरे फ्लावर के सारे पार्ट्स बनाता है. क्लास 10th में भी आपने स्टडी कर रखा है, क्लास 11th में भी स्टडी कर रखा है कि फ्लावर के ये सारे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं.
फिर भी हम इसको यहाँ पर डिटेल में अच्छे से स्टडी करेंगे। फ्लावर प्लांट के जिस एक्सिस पर लगता है, जिस पैटर्न से लगता है, उस पैटर्न को हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। जैसे हमने क्लास 11 में पढ़ रखा है, 2 मेजर इन्फ्लोरेसेंस हैं वहाँ, साइमोस और रेसिमोस। तो देखिए यहाँ फ्लावर जो है उसके 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, है ना। वी आर सेइंग दैट फ्लावर हैज़ 4 इम्पॉर्टेंट वोल्स। द फर्स्ट वन इज़ outermost whole, they are in number 2 and combinedly called as accessory reproductive whorls। ओके, 2 वोल्स होते हैं, मतलब 2 घेरे होते हैं, चक्कर होते हैं। पहले जो सबसे बाहर का जो घेरा है, ये चक्कर है या वोल है, दैट इज़ कैलिक्स। उसके अंदर का जो होल है वो है कोरोला। उसके अंदर जो है वो है एंड्रूशियम, और सबसे अंदर होते हैं गाइनोशियम। ओके, तो यहाँ जैसे दे रखिए, देखिए एंड्रूशियम है ना। एंड्रूशियम का जो एंड्रूशियम जो है उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और दूसरा दे रखा है गाइनोशियम, ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, फ्लावर में अगर हम फ्लावर के सारे वोल्स को डिवाइड करें तो उसके 2 मेजर होल होंगे। एक होगा एसेसरी रिप्रोडक्टिव होल, और दूसरा ग्रुप होगा रिप्रोडक्टिव होल। तो जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव होल है उसमें 2 चीज़ें आ जाएगी, कैलेक्स और कोरोला, और जो उसके रिप्रोडक्टिव होल है उनमें आ जाएगा एंड्रूशियम एंड गाइनोशियम। तो देखिए आप, जो पहला वोल है, एसेसरी होल है ना, ये वोल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता है, बट रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गन को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो जो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो एंड्रूशियम और गाइनोशियम है ना, ये रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, बट इनको सपोर्ट करने वाले जो 2 ऑर्गन हैं, जो पार्ट हैं, वो कौन कौन से हैं, कैलेक्स एंड कोरोला, है ना। कैलेक्स एंड कोरोला कंबाइंडली फॉर्म में हम उनको नाम देते हैं, बट इनकी यूनिट जो होती है, कैलेक्स की जो यूनिट होगी उसको हम कहते हैं सेपल। ओके, और जो कोरोला है उसकी यूनिट को हम बोलते हैं पेटल। जनरली आपने देखा होगा फ्लावर के अंदर जो सबसे आउटर मोस्ट ग्रीन पार्ट, लीफ जैसा दिखने वाला पार्ट होता है, दैट इज़ सेपल। एंड जो कलरफुल पार्ट होते हैं फ्लावर के, कलरफुल जो लीफी पार्ट होते हैं, है ना, तो वो होते हैं पेटल। ओके, फिर रिप्रोडक्टिव वोल की अगर अब बात करें, है ना, देन वी विल फाइंड दैट द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इन फ्लावर इज़ कॉल्ड स्टैमेन, एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ फ्लावर इज़ कॉल्ड पिस्टल। पिस्टल को हम कार्पल भी यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं। एंड ऑल द पिस्टल ऑफ फ्लावर कंबाइंडली नोन एज गाइनोशियम, एंड ऑल द स्टेमेंस कंबाइंडली नोन एज एंड्रूशियम। और ज़्यादा डिटेल में हम स्टडी इन्हीं के बारे में करेंगे कि एंड्रूशियम क्या है, गाइनोशियम क्या है। ओके, यू कैन सी दिस इज़ अ डायग्राम LS of a flower, and all the parts showing here. This is the bottom part of this flower, जो बहुत ही ज़्यादा swollen part है इसका। अगर आप ये देखेंगे जस्ट ओवरी के बिलो यहाँ देखेंगे, तो इस पार्ट के अंदर आप सारे फ्लावर के जितने भी एसेसरी वोल्स हैं उनको यहाँ पर आकर ज्वाइन करता हुआ पाएंगे आप, है ना। सो सारे पार्ट जो हैं इस ओवरी के नीचे वाले पार्ट में जो स्वेलन पार्ट है यहाँ आकर मिलते हैं। इस पार्ट को हम कहते हैं फ्लावर का थैलेमस, जिस पर पूरे फ्लावर के सारे पार्ट आकर बैठते हैं। ठीक है, एक तरह से ये सारे फ्लावर के पार्ट्स की सीट हो गई। इसके नीचे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, पिटियोल, है ना। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट में यहाँ पर सेपल दे रखा है। ये जो सेपल है, ग्रीन पार्ट दिख रहे हैं आपको, ये सेपल सारे कंबाइंडली क्या बनाएंगे, कैलेक्स बनाएंगे। एंड जो उसके ऊपर ये जो आपको बड़ा सा येलो कलर का पार्ट दिख रहा है, यहाँ जो वर्ड है स्पेसिफिक पेटल दे रखा है, तो ये जो पेटल है, ये सारे पेटल मिलकर कोरोला बनाएंगे। देन यू कैन सी द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हियर, दैट इज एंथर। इसके नीचे एक लॉन्ग फिलामेंट है, जिसे फिलामेंट दे रखा है ना। एंड द मिडिल पार्ट, इट कंसिस्ट द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड
पिस्टिल, और इसका जो सबसे ऊपर का पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा. द लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल and the bottom swollen part is called ovary. So this is a complete brief account about the flower. Okay, और flower का ये जो section है हम इसको TS नहीं बोल के हम क्या बोलते हैं, LS, क्योंकि इसका longitudinal section लेते हैं और उसको study करते हैं. In last chapter, in the introduction of the reproduction of organism, we had already discussed about the events of reproduction, sexual reproduction. एक बार फिर से इनको देख लेते हैं. जो पहला इवेंट है वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, जो दूसरा इवेंट है वो फर्टिलाइजेशन इवेंट है, और जो तीसरा इवेंट है दैट इज़ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. तो जैसा कि स्टूडेंट हमने कल भी डिस्कस किया था कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाएगी जिसमें फर्टिलाइजेशन से पहले जितना भी फ्लावर में चेंज होता है, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारा का सारा फर्स्ट इवेंट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हो जाएगा. फर्टिलाइजेशन के बाद में जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ जाएगी, है ना. और फर्टिलाइजेशन वो इवेंट है जहाँ दोनों गैमेट, जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, वो दोनों आपस में फ्यूज़ होकर जाइगोट बनाएंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और मैं बिफोर स्टार्टिंग दिस फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा. जैसे देखिए, हमें यहाँ पर जो चीज़ें मेनली फोकस करनी है वो फोकस करनी है इनके पार्ट क्या हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, एक, फिर उनमें किस तरह से गैमेट बन रहे हैं, दो, फिर उनका कैसे फ्यूजन हो रहा है, कैसे वो आपस में मैट कर रहे हैं, तीन, रिज़ल्ट क्या है, मतलब उसके फर्टिलाइजेशन के बाद में हमें मिल क्या रहा है, चार, और उस रिज़ल्ट के बाद में क्या क्या उसमें चेंजेस हो रहे हैं, पाँच. ये 4-5 पॉइंट हैं जिनको आपको फोकस रहना है. और मेनली जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो जो आगे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो भी इन्हीं पर ज़्यादा फोकस होते हैं, है ना. तो हम स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट इवेंट दैट इज़ अ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और यहाँ हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से. तो मैं यहीं से आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा. जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है या यूनिट है दैट इज़ स्टैमेन. ओके, स्टैमेन जो है, अगर आप इसके स्ट्रक्चर देखेंगे तो बायोलॉजी में ये जो पार्ट है ये लीफ से ओरिजिनेट है ना, यानी लीफ का एक तरह से मॉडिफिकेशन है. तो बायोलॉजी में हम लीफ के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, फिल. ओके, तो अगर हम स्टैमेन को और किसी वर्ड से बुलाना चाहें या और कोई वर्ड देना चाहें तो दे सकते हैं. देखिए, ये लीफ से ओरिजिनेटेड है और इसमें माइक्रोस्पोर बनेंगे, यानी पोलन ग्रेन का दूसरा नाम होता है माइक्रोस्पोर, है ना. तो ये वो स्ट्रक्चर है जो माइक्रोस्पोर बनाएगा, है ना. तो लीफ से ओरिजिनेटेड है तो इसका जो सफिक्स है वो फिल लगा लेंगे, और क्योंकि ये माइक्रोस्पोर बनाएगा तो इसका प्रीफिक्स माइक्रोस्पोर लगा देंगे. तो हम इसका जो कंबाइंडली जो फॉर्म में एक टर्म बनाएंगे स्टैमेन के लिए, दूसरी वो होगी माइक्रोस्पोरोफिल. ओके, अब देखिए इस माइक्रोस्पोर, तो कई बार क्या है एग्ज़ाम में ये भी पूछ लेता है एग्जामिनर कि जो माइक्रोस्पोरोफिल है उसकी स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कीजिए. उस टाइम हमें स्टैमेन को डिफ़ाइन करना है. देन द सेकेंड पार्ट दैट इज़ माइक्रोस्पोरेंजियम. ये क्या है, जब हम एंथर जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, एंथर को देखिए आप, जब हम एंथर की डिटेल स्टडी करते हैं तो इसके अंदर हमको दो मेज़र क्या दिखाई देंगे, है ना, दो मेज़र थीका दिखाई देंगे. इनमें देखिए हर एक में दो लोब, बाइलोब्ड है ना, बाइलोब्ड है, और हर लोब के अंदर देखिए यहाँ पर दो अंदर चैम्बर है ना. इन चैम्बर्स को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना, या हम इनको कॉमन लैंग्वेज में पोलन सैक भी बोलते हैं. इन सैक में ही क्या डेवलप होते हैं, पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट पोलन ग्रेन दे आर डेवलपिंग इनसाइड द पोलन सैक. ओके, एंड दीज पोलन सैक टेक्निकली कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजियम. नाउ अगर हम किसी एंथर की स्ट्रक्चर को, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहें तो हम पाएंगे कि ये जो एंथर है ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब के लाइक
4 बड़े बड़े चैम्बर बना रहा है। इनका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करने पर हमको अंदर 4 लोब दिखाई देंगे, 4 जो है सैक दिखाई देंगे। 2 लोब होंगे राइट एंड लेफ़्ट में, आप देख सकते हैं। और ये दोनों लोब हैं, ये कनेक्ट होंगे एक मिड स्ट्रक्चर से, कनेक्टिव पार्ट से, दैट इज़ कॉल्ड कनेक्टिवा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दोनों लोब को आपस में चिपकाने का काम करती है। ओके, इनको ज्वाइन करने का काम करती है। तो टोटल इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम कितने हो गए? 4, है ना। और डाइथिकस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कनेक्टेड विद द कनेक्टेड विद द कनेक्टिवा। नाउ यू कैन सी इन दिस structure a long cylindrical part that is called filament, and at the bottom it is connected with the flower, जो सबसे बॉटम पे है। फ्लावर के कभी ये पेटल से अटैच मिल सकते हैं, थैलेमस से अटैच मिल सकते हैं, तो उसके लिए भी हम अलग अलग टर्म यूज़ करते हैं। एंथर का स्ट्रक्चर देखेंगे, देखिए यहाँ पर दे रखा है, जैसा अभी आपको मैंने बताया, बाइलोब्ड है और डाइथिकस है। ओके, बाइलोब्ड, डाइथिकस, ये टर्म हमको याद रखना है। हर एक, ये 2 लोब हो गए, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट में, है ना। और उनमें कितने? बाइलोब्ड एंड डाइथिकस, ये इनका टेक्निकली टर्म है ना। देन इनके अंदर एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोव है। टोटल माइक्रोस्पोरेंजियम 4 है, 4 साइडेड टेट्रागोनल माइक्रोस्पोरेंजिया है, जिनको हम कॉमन वर्ड में क्या बोलते हैं? कॉमन वर्ड में कहते हैं पोलन सैक। यू कैन सी हियर पोलन ग्रेन्स, दे आर डेवलपिंग इनसाइड द पोलन सैक, है ना। अब अगर हम इसका एनाटॉमिकली स्टडी करें, इस पार्ट का एनाटॉमिकली व्यू देखें, तो हमें किसी भी पोलन सैक के अंदर 4 मेजर लेयर देखने को मिलती है। द आउटर मोस्ट लेयर दैट इज़ कॉल्ड एपिडर्मिस, द सेकेंड वन इज़ एंडोथीशियम, the third one is middle layer, and the inner one is tapetum. ओके, और आप यहाँ देख सकते हैं टैपिटम जो सेल है, जिसमें आप देखिए यहाँ पर पिंक कलर के या जो डार्क पर्पल कलर के जो है न्यूक्लियस शो किए हुए हैं, ये वो सेल है जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेल है पोलन सैक की। वाई? बिकॉज देखिए यहाँ पर जो एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडल लेयर है, दे आर प्रोटेक्टिंग लेयर, है ना। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एंथर सैक। तो इनका मेजर वर्क जो है वो एंथर सैक को प्रोटेक्शन देना है। बट जो अंदर की ये जो टैपिटम आपको दिखाई दे रही है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। तो कई बार एग्ज़ाम में एक एनालिटिक क्वेश्चन आता है कि भाई जो अगर मान लीजिए इनसाइड एन anther, if you are finding that pollen grains they are not developing properly, what possible reason you will find? तो उसका आंसर होगा टैपिटम। मे बी टैपिटम जो है वहाँ डिग्रेड हो गई है ना, डिजनरेट हो गई या डेवलप नहीं हो पाई। तो अगर टैपिटम ही डेवलप नहीं होगी तो उस पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएंगे, है ना। तो हमें याद रखना है टैपिटम, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड मिल सकती है, बहुत सारा नरिशमेंट देती है। और अगर हम इसका डिटेल स्टडी करें तो ये भी जो है 2 टाइप की होती है, एक सिक्रेटरी टाइप की और एक अमोबॉइड टाइप की। प्रिमिटिव फ्लावर्स जो हैं उनके अंदर हम देखेंगे तो ये अमोबॉइड टाइप की है, यानी अपना साइज़ इंक्रीज़ करती है एंड देन एट लास्ट बस्ट होकर सारा जो अपना मटेरियल जो सेल सैप है या साइटोप्लाज्म है या जो पूरा न्यूट्रिटिंग पार्ट है वो सारा का सारा जो एंथर सैक की कैविटी है उसमें डिस्चार्ज कर देती है। बट जो एडवांस टाइप है वो धीरे धीरे अपने में से उस न्यूट्रिटिव मटेरियल को अंदर सीक्रेट करती रहती है, उसकी वजह से पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं। ओके, सो बट हाँ, एक और चीज़ हमें ये भी ध्यान रखनी है कि इस टैपिटम लेयर के अंदर की तरफ स्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं। ये स्पोरोजीनस टिश्यू आगे चलकर पोलन मदर सेल में डेवलप होते हैं और इन्हीं से आगे पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्लांट्स के अंदर जो स्पोर बनेंगे, चाहे वो मेगा स्पोर बने चाहे वो माइक्रोस्पोर बने, ये दोनों ही स्पोर मियोसिस से बनते हैं। इट मींस मियोसिस जो होगा वो स्पोरोजीनस टिश्यू में होगा। ओके, और यहाँ देखिए कितना ब्यूटीफुल डायग्राम यहाँ दे रखा है ना।
ये शो कर रहा है कि इसकी जो पर्पल पार्ट है ये इसकी प्रोटेक्टिंग लेयर दे रखी है, देखिए आप, है ना, इसकी प्रोटेक्टिंग लेयर है। इनसाइड दिस प्रोटेक्टिंग लेयर यू कैन सी अ ग्रीन लेयर, दैट इज़ द इनर मोस्ट ग्रीन लेयर, दैट इज़ कैपिटम। और अंदर जो ये आपको छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिख रही है, ये इसके क्या है, पोलन ग्रेन है ना। तो जो पोलन ग्रेन जिस प्रोसेस से डेवलप होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिससे पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट होते हैं, पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं। और ये एक तरह का मेल जो आगे चलकर जो है मेल में, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर होने वाला जो मियोसिस है फ्लावर के अंदर, उस स्पेसिफिक प्रोसेस का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो देखिए यहाँ स्पोरोजेनस टिश्यूज़ जो हैं, जो क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे, ये माइटोसिस करेंगे, अपना नंबर इंक्रीज़ करेंगे। बहुत सारा नंबर इंक्रीज़ करने के बाद में बहुत सारी ये जो टिश्यू है स्पोरोजेनस सेल्स बनाएंगे, इनके अंदर और बहुत सारी सेल्स बनेगी क्योंकि रेगुलरली इनके अंदर ग्रोथ करनी ज़रूरी है ना। तो ये अपना ग्रोथ जो है ये माइटोसिस से करेंगे। देन जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी और जब ट्रिगर मिलेगा, बिगिनिंग होगी, है ना, पोलन फॉर्मेशन की, तो उस टाइम में इन स्पोरोजेनस टिश्यूज़ में या इन स्पोरोजेनस सेल्स के अंदर, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, ये वो सेल्स हैं जो जर्म सेल हैं, है ना, इनके अंदर मियोसिस होगा। और मैंने जैसा आपको लास्ट क्लास में बताया था, मियोसिस हमेशा डिप्लॉयड सेल में एटलीस्ट उसमें डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए, तो उसमें होगा। तो यहाँ पर मियोसिस होगा और मियोसिस से यहाँ माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। यानी टेट्राड यहाँ क्या है, 4 सेल्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, है ना। और ये जो आपस में जुड़ी हुई है वो जिस मेम्ब्रेन से जुड़ी है उसको कैलोज मेम्ब्रेन कहते हैं। आफ्टर सम टाइम जब वो कैलोज मेम्ब्रेन पूरी की पूरी डिजेनरेट हो जाएगी तो चारों पोलन ग्रेन जो टेट्राड में चिपके हुए थे, है ना, वो अलग हो जाएंगे एंड इंडिविजुअली एक सेल को हम यहाँ माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बोलेंगे। ये पोलन ग्रेन जब फुल्ली डेवलप होगा, आपको ये भी देखना है, देखिए पोलन ग्रेन में बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलती है, सबका शेप, सबका मॉर्फोलॉजी, सबका साइज़ एक जैसा नहीं होता है। प्लांट जो होते हैं कुछ वाटर पॉलिनेटेड होते हैं, कुछ प्लांट जो होते हैं वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं, कुछ प्लांट जो होते हैं वो अदर एनिमल से पॉलिनेशन करते हैं, उनकी हेल्प से पॉलिनेशन होता है उनमें, कुछ प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं कि उस पोलन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होगी। तो पोलन ग्रेन सभी प्लांट्स के लिए एक जैसे मिले पॉसिबल नहीं है, बट जो हम यहाँ स्टडी करेंगे वो सारे के सारे पोलन ग्रेन को एक जनरलाइज स्ट्रक्चर, सबको एक जनरल अकाउंट मानकर या एक जनरल पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को हम यहाँ स्टडी करेंगे। पोलन ग्रेन जो होते हैं, हमको ये भी ध्यान रखना है कि पोलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाते हैं और इनसाइड द पोलन सैक, जब पूरा पोलन जो हमारा पोलन सैक है वो पूरा फिल हो जाएगा, तब उसके अंदर एक प्रेशर डेवलप होगा और जो पोलन जो हमारे सैक है वो बस्ट हो जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड डायहेशन, है ना। अब ये भी अलग अलग तरीके से होता है, बहुत सारे प्लांट्स के अंदर ये बस्ट होते हैं, है ना, किसी में क्रैक आता है ना, तो उसमें भी बहुत सारे डायहेशन के भी बहुत सारे पैटर्न हैं। डायहेशन के अंदर पोलन सैक में उसकी जो लेयर्स है, प्रोटेक्टिंग लेयर है, वो ब्रेक होगी और पोलन ग्रेन बाहर आएंगे ना। दैट इज़ अ प्रोसेस by which pollen grain they came out from the pollen sac, that is called digestion. Okay, अब जैसे ही एनवायरनमेंट में रिलीज़ हुए वहाँ से लेकर ये फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा तक जो पहुँचते हैं उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो इससे पहले हमको ये भी देखना है कि जो पोलन ग्रेन होता है वो पोलन ग्रेन जब बन जाता है तब वो उसका जो न्यूक्लियस है वो एन कंडीशन यानी हैप्लॉइड कंडीशन में है ना। अगर हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखें, है ना, तो यहाँ पर ये देखिए एक इमेज शो कर रखी है जो जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन के बारे में बता रहा है। बट बिफोर इट आई जस्ट वांट टू टेल यू
जो पोलन ग्रेन का सबसे आउटर मोस्ट सरफेस है दैट इज़ इरेगुलर. यू कैन सी दिस इज़ अ रेड पार्ट ऑफ दिस पोलन ग्रेन, और वो बहुत सारे प्रोजेक्शंस रख रहा है, एंड दिस इज़ called exine. Okay, so the outermost layer of the pollen grain is called exine. After it, the inner structure that is called intine. तो जो exine है ना, exine जो है वो बनी होती है किसकी, उसमें एक बहुत ही हार्ड है ना सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है दैट इज़ कॉल्ड स्पोरोपोलेनिन, है ना. ये बायोलॉजी में वो सब्सटेंस है जो ऑलमोस्ट किसी भी एंजाइम से डिग्रेड नहीं किया जा सकता, हार्डेस्ट सब्सटेंस. इसकी वजह से पोलन ग्रेन को बहुत ज़बरदस्त की पावर मिलती है. ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, एल्कलाई कंडीशन हो, या और भी कोई एंजाइम हो, उन सारी सिचुएशंस में ये आराम से रह सकता है बिना डिग्रेड हुए. मीन्स कोई कंडीशन इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है ड्यू टू दिस स्पोरोपोलेनिन केमिकल, दिस कंपाउंड. ओके, सो हमें ये ध्यान रखना है ना. जो पोलन ग्रेन है मोस्ट ऑफ जब डेवलप होते हैं तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा, दैट न्यूक्लियस विल अंडरगो इन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड विल फॉर्म टू न्यूक्लियाई. वन इज़ द लार्ज न्यूक्लियाई, अनदर वन इज़ द स्मॉल न्यूक्लियाई, है ना. तो जो लार्ज न्यूक्लियाई वाली जो स्ट्रक्चर है या लार्ज सेल है, सॉरी लार्ज सेल बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा, जो लार्ज सेल है इन दैट पोलन ग्रेन इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव सेल, एंड द स्मॉल सेल, स्मॉल एक डिस्क शेप की सेल डेवलप होती है. आप एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी बुक में देखेंगे साइड में आपको स्ट्रक्चर दे रखा होगा. वो जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हम जर्म सेल बोलते हैं, और जो लार्ज स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर. सो मोस्ट ऑफ इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन इसी स्टेज में, जब पोलन ग्रेन में एक लार्ज वेजिटेटिव सेल और एक स्मॉल डिस्क शेप जर्म सेल होती है, इसी स्टेज में जो है पोलन ग्रेन डिस्चार्ज होते हैं पोलन सैक से, और पोलिनेट होकर कहाँ पहुँचते हैं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्टिग्मा पर. ओके, फिर हमें एक और चीज़ देखना है कि जब पोलन जर्मिनेट होता है, जब पोलन जर्मिनेट होगा कहाँ पर, स्टिग्मा पर, दैट टाइम उसकी जो जर्म सेल है वो फिर से एक बार डिवाइड होगी, है ना. वेजिटेटिव सेल डिवाइड नहीं होती है. तो पहले हमने क्या देखा, जो पोलन ग्रेन का न्यूक्लियाई था उसने डिवाइड होकर दो कैसी सेल बनाई, इर्रेगुलर सेल. एक साइज़ में बड़ी थी जिसको क्या बोला, वेजिटेटिव सेल, उसका न्यूक्लियाई इरेगुलर मैनर में. फिर दूसरी जो छोटी थी वो कैसे शेप में थी, डिस्क शेप में, उसको बोला जर्म सेल. जर्म सेल फर्दर आगे डिवाइड हुई एंड इट फॉर्म टू न्यूक्लियाई, एंड बोथ न्यूक्लियाई विल कॉल्ड जर्म न्यूक्लियाई. और यही है दीज टू न्यूक्लियाई ऑल्सो कॉल्ड एज मेल गैमेट्स. मेल गैमेट नंबर 1, मेल गैमेट नंबर 2. तो अब देखिए हमारे पास क्या क्या रह गया. अब हमारे अंदर ये जैसे देखिए इस स्ट्रक्चर में दे रखा है, ये जब पोलन ग्रेन पोलन सैक से बाहर आते हैं तब यहाँ देखिए 2 न्यूक्लियाई वाली कंडीशन है, 2 सेल वाली कंडीशन है, 2 सेल कंडीशन में ये डिस्चार्ज हो गए. अब जर्मिनेशन होगा तो ये जो नीचे वाला जो ओवल शेप में जो न्यूक्लियस दे रखा है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, इस न्यूक्लियस में डिवीज़न होगा. जो डार्क ब्लैक कलर का न्यूक्लियस दे रखा है ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, और नीचे वाला जो न्यूक्लियस दे रखा है दैट इज़ जर्म न्यूक्लियस. तो ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये एज इट इज़ रहेगा, और ये जो नीचे वाला जो न्यूक्लियस दे रखा है ये डिवाइड होगा, और डिवाइड होकर क्या बनाएगा, 2 जर्म न्यूक्लियाई बनाएगा. सो जो हमारी स्ट्रक्चर कंप्लीट ये तैयार हो गई, जहाँ पर 2 जर्म न्यूक्लियाई हो गए, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियाई हो गया, और यहाँ देखिए इस पूरे के पूरे जो बाहर का एक्साइन स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको. यहाँ इस एक्साइन स्ट्रक्चर के अंदर, इस एक्साइन में एक ऐसा पार्ट आता है, एटलीस्ट 1, मे भी ज़्यादा हो सकते हैं, बट एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ एक्साइन की वॉल इतनी थिन होती है कि वहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है. उस थिन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उस थिन पार्ट को हम कहते हैं जर्म 4, जहाँ से डेवलप होकर क्या आती है पोलन ट्यूब. ओके, ये
और डीप में स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर किसी पोलन ग्रेन में एक जर्म फोर है तो एक उसको मोनोकालपेट कंडीशन कहते हैं, एक से ज़्यादा है तो बाइकालपेट, ट्राइकालपेट, मल्टीकालपेट, है ना। बट हमें यहाँ तक याद रखना है कि जो पोलन ट्यूब बाहर आई है और इस पोलन ट्यूब के अंदर दोनों की दोनों मेल गैमेट जो होंगे और वेजिटेटिव न्यूक्लियाई ट्रैवल करेंगे, इस कंडीशन को हम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, है ना। दिस इज़ कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट, जर्मिनेटेड मेल गैमेटोफाइट, है ना, जो कहाँ डेवलप होता है, स्टिग्मा पर। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों प्लांट के अंदर मेल गैमेट जो होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्यूब, पोलन ट्यूब, वो फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं। दे रीच मेल गैमेट, दे रीच एट द फीमेल गैमेट with the help of this tube. That's why combinedly angiosperm and gymnosperm is known as साइफेनोगेम्स, है ना। तो पोलन ट्यूब के लिए हम इनको साइफन वर्ड यूज़ करते हैं और साइफेनोगेम्स बोलते हैं। गेम्स, गैमेट, साइफन, पोलन ट्यूब, मतलब पोलन ट्यूब की हेल्प से ये जो दोनों गैमेट हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ओके, उसके आगे अगर हम देखेंगे, देखिए तो पोलन ग्रेन जो होते हैं ये फाइनली जब वहाँ पहुँच जाएंगे स्टिग्मा पर तो पोलन ट्यूब कैसे डेवलप होगी, क्या पोलन ट्यूब कैसे डेवलप होगी, क्या आगे बनाएगा, वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। बट 60% हमें याद रखना है, जब पोलन ग्रेन डिस्चार्ज होते हैं 60% पोलन ग्रेन जो होते हैं वो 2 सेल्ड स्टेज में होते हैं और 40% पोलन ग्रेन जो होते हैं वो 3 सेल्ड स्टेज में होते हैं। ओके, पोलन ग्रेन्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लास्ट में देखिए आप यहाँ पोलन ग्रेन्स कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी रखते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ पोलन ग्रेन जो है जब ये एनवायरनमेंट में, एयर में डिस्चार्ज होंगे तो ये हमारी कांटेक्ट में आएंगे और स्पेशली हमारी आइज़ के कांटेक्ट में आते हैं, है ना, या हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कांटेक्ट में आते हैं। इन दैट सिचुएशन वो एलर्जी क्रिएट करते हैं। तो सीवियर एलर्जी, पोलन एलर्जी या सीवियर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये पोलन ग्रेन। हमारे ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस हमारे अंदर डेवलप कर सकते हैं, हमारे अंदर क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, स्पेशली उन लोगों को जिनको ब्रोंकाइटिस या अस्थमा है उनके लिए पोलन ग्रेन बहुत ही कह सकते हैं डेंजरस हो सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसे एलर्जेंस के एग्जांपल दे रखे हैं जैसे पार्थीनियम हिस्टिगोफोरियम या कैरेट ग्रास, ये एक वीड है ना, इनके जो पोलन ग्रेन है वो पोलन एलर्जी डेवलप करते हैं। इंस्टेंट ऑफ दिस ये तो इसका एक नेगेटिव पार्ट है पोलन ग्रेन का, बट इसका पॉजिटिव साइड देखें अगर हम, तो पोलन ग्रेन दे आर वेरी 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 रिच इन द न्यूट्रिएंट। तो आज की टाइम में जो हम सप्लीमेंट्री फूड का जो डिमांड देख रहे हैं उनमें पोलन ग्रेन जो है उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो आप मार्केट में पोलन टैबलेट्स, है ना, या फूड सप्लीमेंट्स में पोलन जो है वो एज अ कंपोनेंट देख सकते हैं। इनकी टैबलेट्स और सिरप मिलते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं सप्लीमेंट्री फूड के लिए, सप्लीमेंट्री फूड के फॉर्म में। और इनसे हम जो है परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ करते हैं ना, जैसे यहाँ दे रखा है टू इंक्रीज़ द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। सो दिस इज़ ब्रीफ एंड जितना हमारा NCERT के अंदर पोर्शन है, दिस इज़ ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोर, है ना। तो सारी चीज़ें इसमें ऑलमोस्ट कवर हो गई। सो स्टूडेंट, हमें ये भी ध्यान रखना है कि पोलन ग्रेन को हम स्टोर कर सकते हैं बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनके अंदर मेल गैमेट है तो हम, क्योंकि आज की डेट में जो एडवांस बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी में भी प्लांट टिश्यू कल्चर है और भी बहुत सारी ऐसी रिसर्च फील्ड हैं जहाँ पर हम प्लांट्स में जो है डिफरेंट रिसर्च और डिफरेंट जो है एडवांस चीज़ें कर रहे हैं। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमको जो है यूज़ करनी पड़ती है। तो यहाँ पोलन बैंक जो है हमें देखना है कि पोलन बैंक क्या है। पोलन ग्रेन्स जो है उनको लार्ज नंबर जो हम उनको हम -196
जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है उसमें लिक्विड नाइट्रोजन में हम उसको स्टोर करते हैं एंड खूब लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। इसका यूटिलाइजेशन ये है कि पोलन बैंक स्पेशली उन प्लांट्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगी जो बहुत ही ज़्यादा एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं या जिन प्लांट का के ऊपर रिसर्च चल रहा है और उनके नंबर को हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं, या जिन पर हम बहुत सारी ऐसी ह्यूमन बेनिफिशियल सर्विसेज या प्रोडक्ट बनाने के लिए हम जो रिसर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए पोलन बैंक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं। यहाँ कुछ देखिए डायग्राम दे रखे हैं, आप देखिए ये पोलन प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ ये मार्केट में एज ए सप्लीमेंट्री फूड अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। यहाँ देखिए बी पोलन टैबलेट्स वगैरह भी जो है यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोलन ग्रेन, स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो इतना भी इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी इसमें पूरा डिटेल दे रखा है, तो इसके बारे में आज हमने स्टडी किया। नेक्स्ट क्लास में हम पिस्टल या कार्पल को स्टडी करेंगे। ओके, गुड बाय।